हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं जो है पर्टिकुलर आपको जो है किसी विशेष टॉपिक पे यहाँ पे जो है आपके वन दरोगा एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी यहाँ पे वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है जो जितने भी आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से करीब आपका जो है ध्वनि वाले चैप्टर से जो कि आपके जो है क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ से आपका जो है 80% क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा हम जो है ध्वनि के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो है किस टाइप से यहाँ पे होती है। अगर आपने जो है चैप्टर वगैरह पढ़ लिया है तो आप जो है यहाँ से या तो रिवाइज कर सकते हैं या जो है इसी वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए, पहला जो पॉइंट आता है इसमें आप जो है इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आता है कि ध्वनि तरंगें क्या होती हैं। तो ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपको नोट कर लेना है। दूसरा आता है आवृत्ति के आधार पर जो है ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती है। पहला आता है श्रव्य तरंगें, दूसरा आता है अवश्रव्य तरंगें और तीसरा आता है प्राश्रव्य तरंग। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं इनको जो है यहाँ पे श्रव्य तरंगें कहा जाता है। यानी श्रव्य मतलब हम इनको सुन सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट आता है आपका 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कहते हैं। तो जिनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उनको जो है अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें आपकी जो है प्राश्रव्य तरंगें कहलाती है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपके जो है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो इसकी व्याख्या यहाँ पे जैसे हो सकता है कि मनुष्य जो है सिर्फ केवल जो है श्रव्य तरंगें सुन सकता है, यानी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगें सुन सकता है। जबकि कुछ जानवर होते हैं आपके, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ये जो है प्राश्रव्य तरंगें भी सुन सकते हैं। प्राश्रव्य तरंगों के उपयोग की बात करें तो ये संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, गठिया रोग एवं मस्तिष्क का जो ट्यूमर होता है इसका पता करने में यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सोनार। तो सोनार की कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो सोनार होता है ये आपकी जो है जो पानी के जहाज होते हैं उनमें सोनार बेसिकली होता है। अभी हम जो है आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी होती है इनमें प्राश्रव्य तरंगें होती हैं। किसी माध्यम में जो है ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो माध्यम की जो है प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर जो है ध्वनि की चाल निर्भर करती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो आपकी ध्वनि होती है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो वहाँ पे चाल जो है और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति वही रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है भिन्न भिन्न। ठीक है, तो जो आपके भिन्न भिन्न माध्यम होते हैं वहाँ पे ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। एक पूर्ण तो दृढ़ क्षण में ध्वनि का वो एक जो है अनंत होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है ध्वनि की चाल, ध्वनि का मान जो है सबसे अधिक होता है। तो जो आपका ध्वनि का मान होता है सबसे अधिक, या ध्वनि की चाल कह सकते हैं आप, वहाँ पे जो है ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैसों में होता है। ध्वनि का गमन नहीं होता है निर्वात में। तो जो आपका निर्वात में होता है आपकी जो है ध्वनि का गमन नहीं होता है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी यहाँ पे सूर्य से निकली हुई किरणें होती है, यानी आपकी जो प्रकाश होता है आपका, यह आपका जो है किस में अधिक होता है। तो सूर्य का प्रकाश प्रकाश जो होता है यह जो है निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट आ जाता है आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यह कम घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट आ जाता है माध्यम, ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है आपका माध्यम का ताप बढ़ने पर जो है ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। वायु में जो है 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना है। अगला आ जाता है दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर जो है गैस में ध्वनि की चाल का मान जो है अपरिवर्तित रहता है। वायुयान की चाल को जो है मापा जाता है मैक संख्या से। ठीक है, तो जो आपकी वायुयान की चाल होती है इसको जो है मैक से मापा जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला पॉइंट आता है आपका जब किसी माध्यम में जो है वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी तो मैक संख्या का मान 1 होगा। ठीक है, तो किसी भी माध्यम में अगर वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल के बराबर होती है तो मैक संख्या आपकी जो है 1 होगी। यदि वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल की दोगुना है तो मैक की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, इनको जो है प्राध्वनिक यान की जो है मैक संख्या 1 से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल जो है अति प्राध्वनिक कहलाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी याद रखना है। अगला आता है ध्वनि के लक्षण है। तो ध्वनि के जो लक्षण होते हैं ये आपकी तीव्रता, तारत्व और गुणता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली ध्वनि के लक्षण होते हैं। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। तो जो ध्वनि की तीव्रता के कारण जो है हमें ध्वनि तेज या जो है धीमी सुनाई देती है। अगला आता है
ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि हमें मोटी या तीक्ष्ण सुनाई देती है? तो जो आपका तारत्व होता है इसके कारण जो है हमें ध्वनि यहाँ पे मोटी या तीक्ष्ण यानी आप बोल सकते हैं पतली सुनाई देती है। ठीक है, तो जैसा आपने देखा होगा जो लेडीज़ होती हैं यानी आपकी लड़कियां होती हैं उनकी ध्वनि आपकी क्या होती है? तीक्ष्ण होती है। लेकिन जो पुरुष होते हैं, जो आपके यहाँ पे पुरुष होते हैं, तो उनकी ध्वनि यहाँ पे मोटी होती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है। अगला आता है किसके कारण जो है समान तीव्रता एवं समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर होता है? तो जो आपकी गुणता होता है इसके कारण जो है समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर होता है। अगला पॉइंट है आपका ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो जो आपके ध्वनि का तारत्व होता है यह जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। मोटी ध्वनि का तारत्व कम जबकि बारीक ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट आता है प्रतिध्वनि का कारण है। तो जो आपकी प्रतिध्वनि होती है इससे जो है ध्वनि का परावर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे आप बंद कमरा हो गया तो बंद कमरे में प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तो यह जो है ध्वनि का परावर्तन होता है, तो इसके कारण यह जो है उत्पन्न होती है, इसको जो है प्रतिध्वनि कहा जाता है। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 0.1 सेकेंड तक जो है यहाँ पे किसी भी ध्वनि का जो है हमारे कानों में प्रभाव रहता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि की बात करें तो सुनाई देने के लिए जो है श्रोता एवं परावर्तक सतहों के बीच जो है न्यूनतम दूरी होगी, तो यह आपका जो है 16.6 मीटर लगभग होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 16.6 मीटर के लगभग जो है यहाँ पे प्रतिध्वनि की जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अगला आता है सिनेमा हॉल की दीवारों पर जो है थर्मोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो यह इसलिए किया जाता है कि अनुकरण से बचाव के लिए, ताकि आपकी ध्वनि जो है यहाँ पे दोबारा वापस न आ सके। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है संगीत के कारण जो है खिड़की के शीशों का टूट जाना एवं सैनिकों को जो है एक ताल में परेड करने से पुल का टूटना घटित होता है, तो यह आपका अनुनाद के कारण होता है। नेक्स्ट आता है रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। तो जो आपका रेडियो होता है यह आपका विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर जो है आधारित होता है। अगला पॉइंट है दिन की अपेक्षा रात में जो है ध्वनि दूर तक सुनाई देना ध्वनि का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो जो आपकी दिन की अपेक्षा जो है रात में ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है, इसका कारण यह होता है कि ध्वनि का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट आता है बंद कमरों में भी ध्वनि हमें सुनाई देने का कारण होता है, तो यह आपका जो है ध्वनि का विवर्तन होता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि पास के रेडियो स्टेशनों का प्रसारण कभी कभी साफ न सुनाई देना। ठीक है, तो जो आपके रेडियो स्टेशन होते हैं वहाँ से कभी कभी प्रसारण साफ नहीं सुनाई देता, तो इसका जो है विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो इसको भी हम जो है आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समुद्र में साइलेंस जोन यानी आपका जो नीरव क्षेत्र होता है इसका यह आपका जो है क्यों होता है? तो यह आपका विनाशी व्यतिकरण आपका कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ से आपके जो है ध्वनि के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो जो आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं इनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अपसर्व्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो जो आपकी अपसर्व्य तरंगें होती हैं इनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो जो आपकी पराश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी जो है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पराश्रव्य तरंगें जो है मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है अथवा नहीं। तो जो आपकी मनुष्य द्वारा तरंगें सुनी जाती है वो आपकी जो है श्रव्य तरंगें होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जो आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पराश्रव्य तरंगों को जो है सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये जो है गाल्टन ने यहाँ पे उत्पन्न किया था। नेक्स्ट आ जाता है शिकार पर भक्तियों का जो है बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा जो है डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो वो जो है प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। कीड़ों को जो है हानि पहुंचाने वाले तत्वों को जो है घरों से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है? तो जो अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं इनका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो जो आपके विमान वगैरह होते हैं इनके आंतरिक भाग की सफाई करना बेसिकली मुश्किल होता है, तो इसमें जो है यहाँ पे पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला आता है श्रव्य परिसरण की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट आता है आपका तरंग का वेग यानी आपका v आवृत्ति n और जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा, इसमें जो है क्या संबंध होता है? तो इसमें जो है आपकी तरंग का वेग जो v होता है यह आपका जो है आवृत्ति और जो है लैम्डा यानी आपकी तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में आपका जो है एक दो चीज़ यहाँ पे दी होगी और तीसरी चीज़ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चंद्रमा से जो है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट क्यों नहीं सुनाई देता है? तो जो है चंद्रमा पे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो है यहाँ पे नहीं सुनाई देता है। अगला आता है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे जो है अति तीव्र
ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उनका नियंत्रण करती है। ठीक है, तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। चमगादड़ तथा जो आपकी पोरपोइज मछलियों द्वारा जो है पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो चमगादड़ जो है गहन अंधकार में भी अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते हैं और वो क्या करते हैं, पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं। इससे क्या होता है, वो आपकी जब पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं तो वो तरंगे जो है परावर्तन के पश्चात जो है इनकी यहाँ पे कानों में आती है। ठीक है, इनके संशोधन करती हैं और चमगादड़ द्वारा उत्पन्न जो उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर जो है चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। और इस परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता लगता है कि अवरोध या कीट जो है कहाँ पर है और इस प्रकार से ये अपना भोजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका चमगादड़ है। ठीक है, तो ये पराग ध्वनि यहाँ पे जो है उत्पन्न करता है और इससे जो है यहाँ पे ध्वनि परावर्तित होके यहाँ पे जो है इनके कानों में जाती है। तो उनसे इससे ये पता लगाते हैं कि ये कीट वगैरह कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पोरपाइज मछलियाँ भी अंधेरे में जो है संचालन व भोजन की खोज में जो है पराध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, चमगादड़ और पॉइजन मछलियाँ। ठीक है, दोनों आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, बादलों में बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद जो है बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। तो जो आपकी प्रकाश की चाल होती है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है ये बेसिकली ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो आपकी प्रकाश होती है ये क्या होती है, ये आपकी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है और इनको जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो ध्वनि तरंगें होती है इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ध्वनि का वेग जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में कितना होता है। तो जो आपका भिन्न भिन्न होता है यह जो है ठोस स्टील में सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो आपकी ध्वनि का वेग होता है ये ठोस में सबसे अधिक होता है। बेसिकली यही पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में जो है 3-4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो उसमें से आपको जो है एक ठोस ऑप्शन दिया जाएगा, यानी आपको जो है स्टील दे सकता है, दूसरा देगा पानी, पारा दे देगा या दूध दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन इस प्रकार से दे देगा। तो जो आपका ठोस ऑप्शन होगा वो आपका जो है ध्वनि की चाल उसमें सबसे अधिक होगी। अगला आ जाता है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर जो है किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो जो आपका लोहा होता है यानी स्टील, तो इसमें जो है ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। अगला आता है, वायु में जो है ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो वायु में ध्वनि का वेग होता है यह जो है तापमान के घटने से घटता है। ठीक है, तो जो आपका ध्वनि का वेग होता है आप कह सकते हैं जो है टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे घटेगा तो जो है ध्वनि का वेग भी यहाँ पे घट जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, पराध्वनिक विमान की गति कितनी होती है। तो जो आपकी पराध्वनिक विमान की गति होती है यह जो है ध्वनि की गति से अधिक होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसको जो है मैक संख्या कहा जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था, जो आपकी ध्वनि का वेग होता है और वस्तु का वेग, तो इन दोनों को जो है इनका अनुपात जो होता है इसको जो है मैक संख्या कहा जाता है। अगला आ जाता है, मैक अंकों का प्रयोग जो है किसके वेग से संबंध में किया जाता है। तो जो आपके वायुयान होते हैं इनसे जो है मैक्स का संबंध बेसिकली इन वायुयान से संबंधित है। अगला आ जाता है, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो यह आपका जो है डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, डीबी। ठीक है, तो डीबी इसको जो है यहाँ पे डेसिबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, साधारण बातचीत में जो है ध्वनि तीव्रता क्या होती है। तो जो है 30 से 40 डेसिबल होती है। अगला आता है, 100 डेसिबल का शोर जो है शोर स्तर किसके संगत है। तो किसी मशीन की दुकान के आने वाला शोरगुल। ठीक है, तो कोई मशीन की दुकान वगैरह हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, तो वहाँ पे जो आपकी मशीन से शोर उत्पन्न होता है वो आपका जो है लगभग 100 डेसिबल के शोर के बराबर हो सकता है। नेक्स्ट आता है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण जो है कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो जो आपका तारत्व होता है उसके कारण जो है ध्वनि आपकी मोटी या पतली होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण यानी पतली क्यों होती है। तो क्योंकि जो है महिलाओं की आवाज़ का तारत्व यानी आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपको जो है ये ध्वनि वाला चैप्टर जो है कंप्लीट पढ़ना है तो आप जो है एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको जो है कंप्लीट चैप्टर ये कराया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट शुरू से बने होंगे उनको वहाँ पे पता है। ठीक है, अगला आता है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में जो है छोटे बच्चे की आवाज़ जो है अधिक प्रिय क्यों लगती है। यह इसलिए लगती है कि बच्चे की आवाज़ का जो है तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो जो आपकी बच्चा हो गया या आपका जो है छोटा बच्चा हो गया या आपकी जो है महिला होगी, तो इनकी आवाज़ में जो है तारत्व आपका अधिक होता है, इसलिए जो है इनकी ध्वनि क्या होती है, तीक्ष्ण होती है, यानी तीक्ष्ण या आप कह सकते हैं पतली होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यदि सितार और बांसुरी पर जो है
एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि में जो है भेद किस अंतर के कारण किया जा सकता है? तो यह जो है केवल ध्वनि गुणता के कारण जो है इनमें भेद किया जा सकता है। अगला आता है ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन में से जो है कौन सा वायु में ध्वनि और प्रकाश तरंगों द्वारा उत्पादन नहीं होता है? तो ये जो होता है ध्रुवण होता है। अगला आता है ध्वनि तीव्रता की जो है डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो यह आपका जो है 95 डेसिबल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका किसके द्वारा जो है सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो यह आपका जो है हवाई जहाज का जो है उड़ान भरना, उसमें जो है सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला आ जाता है नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना जो है किसका उदाहरण है? तो यह आपका जो है डॉपलर प्रभाव कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो यह जो है क्योंकि चंद्रमा के धरातल पर जो है वायुमंडल नहीं हो। नेक्स्ट आता है चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो यह इसलिए रखते हैं, जैसा आपने देखा होगा कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है तो वो हथेली को जो है मुंह के आसपास यहाँ पे रख देते हैं। तो यह इसलिए रखते हैं क्योंकि जो है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा केवल जो है एक ही दिशा में इंगित होती है, यानी आपकी जो ध्वनि ऊर्जा है केवल सामने की तरफ यहाँ पे जाती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो जो आपके ध्वनि का परावर्तन होता है यह आपका बेसिकली प्रतिध्वनि का कारण होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी जो है चमगादड़ वाले केस में पढ़ा था। तो अगला आ जाता है ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो जो आपके ध्वनि के परावर्तन होते हैं इसके अनुप्रयोग बेसिकली क्या क्या होते हैं? पहला आता है मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर्य या शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी जो है इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना जो है केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है जो आपके लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं, तो जो आपके वाद्य यंत्र होते हैं इनको इस प्रकार बनाया जाता है कि सभी दिशाओं में फैले बिना जो है केवल एक ही दिशा में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ध्वनि जो है केवल एक ही दिशा में यहाँ पे जा रही है। ठीक है, ये आपका जो है मेगाफोन यहाँ पे दिखाया गया है। हॉर्न देख सकते हैं आप, इस प्रकार से जो है ध्वनि एक ही दिशा में जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इन यंत्रों में जो है एक नली के आगे जो है आगे की ओर जो है खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को जो है बार बार परावर्तित करके जो है श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में तेज देते हैं और इससे जो है ध्वनि तीव्र सुनाई देती है। ठीक है, जैसा आप कह सकते हैं स्पीकर में भी यह होता है, जो आपके घरों में वो जो है होम थिएटर वगैरह लगा हुआ होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच जो है न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यह आपकी जो है 30 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट अगर आपको जो है प्रतिध्वनि यहाँ पे सुननी है। नेक्स्ट आता है रडार की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह आपका जो है रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगला आ जाता है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो है मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो जो ये आपका जो है 1/10 सेकेंड। ठीक है, यानी आपका जो है 0.1 सेकेंड। अभी भी हमने जो है ये क्वेश्चन करा था। अगला आ जाता है आपका अच्छे ऑडिटोरियम यानी आपका जो हॉल होता है। ठीक है, ऑडिटोरियम जहाँ पे जो है हॉल वगैरह होता है, बड़ा हॉल जहाँ पे जो है सभा वगैरह होती है, आपकी मीटिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे जो है जैसे कॉलेजों वगैरह में ये आपके ऑडिटोरियम होते हैं। तो छत व फर्श जो है किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास या फाइबर आदि से ढके हुए होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य बेसिकली जो ध्वनि का अवशोषण करके जो है प्रतिध्वनि को रोकना होता है। ठीक है, इससे जो है प्रतिध्वनि वापस दोबारा नहीं जा सकती है। अगला आता है ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान में जो है कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया 2-3 बार। अगला आता है एक व्यक्ति की जो है अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से जो है कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो इसको जो है यहाँ पे 56 फीट दूर होना चाहिए। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए। आगे आता है अगला आता है आपका स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप बेसिकली क्या होता है? तो जो आपका स्टेथोस्कोप होता है यह एक चिकित्सा यंत्र है। जैसा आपने देखा होगा डॉक्टर के कानों में एक हेडफोन जैसा रहता है। ठीक है, उसको जो है स्टेथोस्कोप बोला जाता है। तो जो शरीर के अंदर जो है मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को जो है सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में जो है रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि जो है बार बार परावर्तित के कारण जो है डॉक्टर के कानों में यहाँ पे सुनाई देती है। ठीक है, पहुँचती है। तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपका स्टेथोस्कोप होता है यह जो है ध्वनि का जो है परावर्तन करता है हृदय से। अगला आता है सोनार जो है अधिकांश तो प्रयोग में लाया जाता है। तो जो आपका सोनार होता है यह जो है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जो आपके यहाँ पे जलयान वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं सोनार के बारे में। तो देखिए सोनार शब्द जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जो है जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सोनार में बेसिकली जो है आपकी पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है।
सोनार एक जो है प्रेक्षित्र तथा एक संसूचक होता है और इसे जो है किसी नाव या जहाज के निम्न चित्र की भांति लगाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है जहाज है। ठीक है, ये आपकी पानी की सतह होगी। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सोनार होता है। ठीक है, तो ये समुद्र तल में जो है यहाँ पे किरणें जाती है और यहाँ से जो है परावर्तित होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये संसूचक, ये आपकी जो है यहाँ पे संसूचक लगा हुआ है और ये आपका जो है प्रेक्षित यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सोनार यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी प्रेक्षित द्वारा जो है प्रेक्षित की गई संसूचक द्वारा ग्रहण की गई पराध्वनि। तो जो आपका प्रेक्षित होता है यह जो है प्रेक्षित की गई, और जो आपके संसूचक होता है यह जो है पराध्वनि को ग्रहण करता है। तो प्रेक्षित पराध्वनि तरंगें जो है उत्पन्न तथा प्रेक्षित करता है। ये तरंगें जो है जल में चलती है और समुद्र तल में जो है पिंड से टकराने के पश्चात जो है परावर्तित होकर सूचकांक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो सूचकांक पराध्वनि जो है यहाँ पे परिवर्तित होकर चलती हैं और समुद्र तल के पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर जो है सूचकांक द्वारा यहाँ पे संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक जो है पराध्वनि तरंगों को जो है विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिसकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पे याद रखना है। अगली जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि यदि जो है पराध्वनि संकेत के प्रेक्षण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को यहाँ पे एफ कहा जाए और समुद्री जल में जो ध्वनि की चाल है उसको वी कहा जाए, और जो सतह से जो है पिंड की दूरी 2d है। तो 2d इसलिए होगा क्योंकि दूरी एक दूरी ये होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई बोट है तो एक दूरी ये होगी, इसको d, और एक दूरी ये होगी। ठीक है, तो ये आपका 2d दूरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको दूरी निकालनी है तो 2d इक्वल टू वी इंटू टी यहाँ पे जो है फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से भी एग्जाम में इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बन सकता है। तो इस सूत्र से जो है आपकी जहाज की दूरी, चाल व समय ज्ञात कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, यह क्या कहलाता है? यह आपका जो है सोनार कहलाता है। अगला आता है एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो यह आपका जो है ध्वनि से संबंधित होता है। मनुष्यों के लिए जो है मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो जो आपका 60 डेसिबल होता है। अगला आता है अनुरणन यानी गूंज काल तथा हॉल के आयतन के बीच जो है संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह आपका जो है सेविन ने किया था। अगला आता है यह आपकी गूंजहीन हॉल होता है जो, इसका जो है अनुकरण काल कितना होता है? तो इसका जो है अनुकरण काल 0 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सम्मेलन कक्ष यानी आपका जो कंसर्ट हॉल होता है इसकी छतें जो है वक्राकार होती है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कंसर्ट हॉल या सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें जो है वक्राकार बनाई जाती है, जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुँच जाए। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपकी यहाँ पे सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं तो इनका जो है यहाँ पे छत जो है वक्राकार बनाया जाता है, तो इससे जो क्या होती है ध्वनि यहाँ पे परावर्तित होती है और सभी स्थानों पे यहाँ पे पहुँचती है। ठीक है, अगला आता है कभी कभी जो है वक्राकार ध्वनि जो है पट्टों के मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि जो है ध्वनि पट से परावर्तक के पश्चात जो है समान रूप से हॉल में फैल जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे तथ्य हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बताए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि जब सेना जो है पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम न मिलाकर चलने के निर्देश दिए जाते हैं। तो यह इसलिए दिए जाते हैं कि जब पैरों से जो है ध्वनि के अनुनाद होगा तो वहाँ पे जो है पुल टूटने का खतरा होता है। अगला आता है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर जो है विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुन सकते हैं, तो यह कैसे संभव है? तो यह आपका जो है अनुनाद के कारण संभव होता है। नेक्स्ट आ जाता है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो जो है यह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? तो यह जो है अनुनाद के कारण होता है। आपके जो है किसी भी यहाँ पे जो है अनुनाद के कारण यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि की जो है यहाँ पे शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि यह जो है कांच के टुकड़े कर देगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब हम जो है यहाँ पे जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें जो है विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है अनुनाद होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है रेडियो का जो है समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? तो यह आपका अनुनाद का उदाहरण है। जब किसी स्थान पर जो है 2 लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर जो है बैठे श्रोता को जो है इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो है व्यतिकरण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका समुद्र में स्थान स्थान पर जो है ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं, लाइट हाउस बनाए जाते हैं, तो जहाँ से जो है बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। ठीक है, कि आपको जो है इस दिशा में चलना है। कभी कभी जो है जहाज़ नीरव क्षेत्र यानी आपका जो साइलेंस जोन है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ आपका जो है सायरन की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। तो ये नीरव क्षेत्र जो है ध्वनि तरंगों को किस गुण के कारण जो है निर्मित होते हैं? तो यह जो है व्यतिकरण के कारण यहाँ पे निर्मित होते हैं।
अगला आता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो जैसे अभी हमने ट्रेन वाला उदाहरण पढ़ा था, ठीक है, जब ट्रेन आती है तो उसकी गति हमें अधिक सुनाई देती है, जाती है तो जो है गति कम सुनाई देती है। तो यह बेसिकली इसलिए होता है, जो ध्वनि स्रोत होती है इसकी आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण यह आपका होता है। तो यह आपका जो है डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अगला आता है पास आती हुई रेलगाड़ी जो है की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो यह आपका डॉपलर प्रभाव होता है, ठीक है, इसकी आवृत्ति में उतार चढ़ाव होता है। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह क्यों खोल लेते हैं। तो यह जो है दोनों कानों के कर्णपटल पर जो है वायु का दाब को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है अवरक्त तरंगें होती है, इनका प्रयोग जो है यहाँ पे रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एक जेट वायुयान जो है 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। तो जब ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा था, एक मैक में जो है आपकी जो है ध्वनि की चाल होती है, ठीक है, एक मैक जो है ध्वनि की चाल के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो है 2 मैक दिए गए हैं, ठीक है। जब आपकी ध्वनि का वेग यहाँ पे दिया गया है 332 मीटर पर सेकेंड, तो यह आपका जो है 332 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे 664 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका किस जैव पद्धति में जो है प्रासरव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो जो आपकी सोनोग्राफी होती है इसमें जो है प्रासरव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सी तरंगें जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो जो आपकी निर्वात की बात करें तो ध्वनि तरंगें जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। यह इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ध्वनि को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रकाश की बात करें तो जो प्रकाश होता है यह जो है निर्वात में भी गति करता है, ठीक है। प्रकाश की चाल जो है यहाँ पे निर्वात में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आ जाता है यदि VA, VW और VS जो है यहाँ पे क्रमशः वायु, जल और इस्पात में जो है ध्वनि के वेग हों तो यह आपका जो है किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो जो आपके यहाँ पे ध्वनि में वेग होगा वो आपका जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे वायु में होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे वाटर में होगा, पानी में होगा, और उसके बाद जो है इस्पात में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्रम याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पराध्वनि विमान सी जो है प्रघाती तरंग यहाँ पे जो है पैदा करता है। तो ये आपका जो है प्रासरव्य तरंगें पैदा करता है। नेक्स्ट आता है इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो आपका इको साउंडिंग की बात करें तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। अगला आता है वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम में संचरित होती हैं क्या कहलाती हैं। तो ये आपकी जो है यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ध्वनि तरंगें जो है यांत्रिक तरंगों का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आता है अनुप्रस्थ तरंगें किस रूप से संचारित होती हैं। तो जो आपके अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो यह शीर्ष एवं गर्त के रूप में यहाँ पे संचारित होती है। नेक्स्ट आ जाता है जब किसी माध्यम में जो है तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं। तो इसको जो है अनुदैर्ध्य तरंगें कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में जरूर बनेगा। नेक्स्ट आता है अनुदैर्ध्य तरंगें जो है किस रूप में संचारित होती है। तो ये आपका संपीड़न और विरलन के रूप में संचारित होती है। भूकंप तरंगें किस रूप में होती हैं। तो भूकंप तरंगें जो है अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर बनेगा। अगला आता है आपका जिन तरंगों में जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वे क्या कहलाती हैं। तो जिनमें जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा प्रकाश आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। नेक्स्ट आता है प्रकाश तरंगें किसका उदाहरण है। तो ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है। दोलन करने वाली वस्तु के अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं। तो कोई भी दोलन करने वाली स्थिति है, वस्तु है, तो वह जो है अपने माध्य स्थिति से महत्व जितना भी विस्थापन कर सकती है उसको जो है दोलन का आयाम कहा जाता है। अगला आता है माध्यम के किसी कण के द्वारा जो है एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगें जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है तरंगदैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है माध्यम का कंपन करता हुआ कोई एक कण जो है 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है आवृत्ति कहा जाता है। अगला आ जाता है 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति तरंगों को क्या कहते हैं। अपसरभ्य तरंगें, ठीक है, ये तो पढ़ लिया है, ये वाला भी पढ़ लिया है, ठीक है। समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए जो है किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्रासरभ्य तरंगों का, ये भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है आपका प्रासरभ्य तरंगों का जो है चिकित्सा में क्या उपयोग होता है। तो जो आपके गठिया रोग या मस्तिष्क के ट्यूमर होते हैं इनका पता लगाने के लिए बेसिकली प्रासरभ्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो आपकी प्रासरभ्य तरंगें यहाँ पे उत्पन्न होंगी उससे जो है यहाँ पे परावर्तन के पश्चात उनका यहाँ पे पता लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु में अगर ध्वनि की चाल 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नमी युक्त वायु का घनत्व जो है शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है अथवा अधिक। तो जो आपकी नमी युक्त वायु होती है इसका घनत्व जो है
वायु से आपका कम होता है या अधिक, तो इसका जो है घनत्व कम होता है। अगला आता है बरसात के मौसम में जो है सीटी की आवाज़ बहुत देर तक क्यों सुनाई पड़ती है, तो यह आपका जो है आर्द्र वायु में जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो आपकी आर्द्र वायु होती है यहाँ पे ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे टर्म दिए गए हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जाम में यहाँ से वैसे तो बनेगा नहीं, लेकिन आपका जो है यहाँ पे CO2 के बारे में यहाँ पे पूछ सकता है कि CO2 में जो है ध्वनि की चाल क्या होती है, तो 260 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वायु में जो है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपका जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये वाला बन सकता है। भाप का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 405 मीटर पर सेकेंड। एल्कोहल हाइड्रोजन का बन सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन में जो है ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकेंड होती है। पारा में जो है 1450 मीटर पर सेकेंड होती है। जल की बात करें तो जल में जो है 1493 मीटर पर सेकेंड बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, एक आपका जो है वायु हो जाता है, दूसरा आ जाता है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, तीसरा आपका यहाँ पे जो है जल बन सकता है, और समुद्री जल भी बन सकता है। ठीक है, समुद्री जल में 1533 आपका होता है। यही आपका जो है इंपॉर्टेंट है। अगला आता है ध्वनि, विभिन्न ध्वनि स्रोतों की तीव्रता डेसिबल में जो है किस प्रकार से यहाँ पे मापी जाती है। तो रॉकेट को छोड़ा जाना जो है यहाँ पे जो है ध्वनि तीव्रता 150 dB होती है। बिजली की गड़गड़ाहट लगभग 110 dB के आसपास होती है। हिलती हुई पत्तियों की यहाँ पे 20 dB की बात करें तो डेसिबल आपका जो है dB होता है। ठीक है, श्रवण देली की बात करें तो 10, साधारण बातचीत जो है 30 से 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला आता है तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो तीव्रता का जो SI मात्रक की बात करें तो ये आपका जो है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तीव्रता का प्रयोगात्मक मात्रक क्या है, तो तीव्रता का प्रयोगात्मक मात्रक जो है बेल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जो है कितने डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो आपकी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अनुसार जो है डेसिबल की ध्वनि की बात करें तो ये आपका जो है 45 डेसिबल जो है सर्वोत्तम सुनने के लिए यहाँ पे सर्वोत्तम होती है। कितने डेसिबल की ध्वनि जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो जो आपका 75 डेसिबल की ध्वनि होती है, यह आपका जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अगला आता है, एक साधारण मानव जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कितने डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है, तो जो आपकी 130 डेसिबल तक की ध्वनि साधारण मनुष्य यहाँ पे सुन सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ध्वनि की आवृत्ति और तारतम्य में यहाँ पे संबंध आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ये आपका जो है तरंग विक्षोभ है, ये आपका जो है यहाँ पे समय दिया गया है। तो जो आपकी निम्न तारत्व की ध्वनि होती है, ये जो है इस प्रकार से यहाँ पे जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन उच्च तारत्व की ध्वनि की बात करें तो ये जो है 1 सेकंड में जो है इस प्रकार से जो है कई चक्कर यहाँ पे लगा देती है। ठीक है, इसकी जो है आवृत्ति यहाँ पे लगातार चेंज होती है। और लेकिन अगर निम्न तारत्व की बात करें तो इसकी जो है यहाँ पे अधिक यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो आपकी निम्न तार की ध्वनि में जो है आवृत्ति कम होती है और उच्च तारत्व की ध्वनि में जो है आवृत्ति अधिक होती है। अगला आ जाता है, ध्वनि के किस लक्षण द्वारा जो है ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है, तारत्व के द्वारा। तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो यह जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बन सकता है। अगला आ जाता है, बच्चों एवं स्त्रियों की पतली आवाज़ किसके कारण होती है, तारत्व अधिक होने के कारण। शेर की दहाड़ का तारत्व कम होता है या अधिक, तो शेर की दहाड़ जो है आपकी क्या होती है, मोटी होती है, तो इसका तारत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है ध्वनि की प्रबलता और आयाम में संबंध। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ध्वनि की प्रबलता और आयाम में यहाँ पे संबंध आपको दिया गया है। तो जो आपकी मृदु ध्वनि होती है इसका आयाम कम होता है, लेकिन जो प्रबल ध्वनि होती है इसका आयाम अधिक होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। मृदु ध्वनि यानी आपकी जो लड़कियां वगैरह होती हैं, बच्चे होती हैं, तो इनकी ध्वनि मृदु होती है, तो इसका आयाम यहाँ पे कम होता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप आयाम कम है। ठीक है, लेकिन अगर जो प्रबल ध्वनि होती है इसका आयाम जो है अधिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं। नेक्स्ट अगला आता है, किसके अनुसार जो है स्रोत की गति के कारण जो है किसी तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। तो जो आपका क्रिश्चियन जॉन डॉपलर थे, इन्होंने कहा था कि जो आपकी स्रोत की गति होती है किसी तरंग की आवृत्ति की बदली हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट आ जाता है, जो ध्वनि जो है किसी दृढ़ दीवार, पहाड़ या गहरे कुएं से आदि से टकराने के बाद सुनाई पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है प्रतिध्वनि कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर यार चैनल पे नए हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको आवश्यकता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ, एक और टॉपिक के साथ यहाँ पे मिलेंगे। अगला टॉपिक जो है, अगर आपको जो है कोई टॉपिक आपका जो है तो आप जो है कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं, तो उसके बाद जो है मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने जो है पुरानी वीडियोज़ भी नहीं देखी है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। करीब करीब मैंने जो है आपको यहाँ पे 2000 से अधिक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं।
मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।